आप देखने वाले हैं खिलजी और तुगलक के समय पर ये जो बंदगान का सिस्टम है, बंदगान को मिलिट्री सर्विस के लिए यूज करना, ये सिस्टम आगे बढ़ता रहता है। जो पीपल है, जो हम्बल बर्थ के जो लोग हैं, इनको जो इंपॉर्टेंट ऑफिस दे रहे हैं आप, उससे नाराज हो जाते हैं। आप देखने वाले हैं क्लाइंट क्या चीज है। क्लाइंट्स के बारे में हम समझे तो क्लाइंट्स का वो होते थे जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थे और दूसरों पर हैंग करते थे या दूसरों से पर आश्रित होते थे, उनको क्लाइंट्स कहते हैं। जो हम्बल बर्थ होने वाला है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके स्लेव्स हैं, इनको हायर पॉलिटिकल ऑफिसेस दिए जाने लगे, हायर पॉलिटिकल पोजीशंस दिए जाने लगी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इन स्लेव्स को, जब इन लो बर्थ के लोगों को आपके इंपॉर्टेंट हायर ऑफिसेस दिए जाएंगे तो आपके जो नोबल्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। नोबल्स जब नाराज हो जाते हैं तो नोबल्स क्या करने वाले हैं, आपके नोबल्स करने वाले हैं इस चीज की क्रिटिसिज्म या इस चीज की निंदा करने वाले हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाता था। जो आपके जनरल्स और गवर्नर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप स्लेव्स को अपॉइंट कर देंगे तो आपके नोबल्स को नाराजगी हो जाएगी, नोबल्स आपके परेशान हो जाएंगे। साथ में आपको देखने मिलेगा कि नोबल्स के साथ जो आपके स्लेव्स के साथ परेशानी थी वो ऐसी थी कि आपका जो राजा है, आपके किंग का एक स्लेव है, उसका नाम है स्लेव 1। आपके किंग का जो बेटा होता है किंग 2, उसके स्लेव का नाम है स्लेव 2। यहां पर आप देखने वाले हैं जो किंग 2 है उसका स्लेव के साथ तो अच्छा रिलेशन है, लेकिन किंग 2 का स्लेव 1 के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहने वाला है। ये बात बहुत बड़ी परेशानी बन गई। साथ में स्लेव 1 और स्लेव 2 के भी रिलेशन अच्छे नहीं रहने वाले, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। और आप देखने वाले हैं यहां पर कहीं ना कहीं नोबिलिटी के साथ, जो आपके नोबल्स हैं, उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और जो आपके इंटर स्लेव्स हैं, जो आपके राजा के स्लेव है और उनके जो उत्तराधिकारियों के स्लेव्स हैं, उनके बीच में भी आपको टसल देखने वाला है। आपको यहां पर देखने मिलेगा ये जो पैट्रोनेज दिया जा रहा है, ये जो हम्बल पीपल है, जो हम्बल बर्थ वाले लोग हैं, इनको जो पैट्रोनेज दिया जा रहा है, इससे एलिट्स काफी शौक हो जाते थे। और जो पर्शियन ऑथर्स हैं, उनने अपनी तवारीख में इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया है। यह बताया गया है कि जो लो एंड बेस बॉर्न लोगों को जो हायर ऑफिस दिए गए, ये सही नहीं है। यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, अजीज कुमान को, आपका जो वाइन डिस्टिलर था उसको, साथ में फिरोज हजाम जो बाल काटते थे, बार्बर था, और मन का दबका जो आपके कुक थे, खाना बना रहे, एक बावर्ची, साथ में आप देखने वाले हैं जो 2 गार्डनर थे, लदा और पीरा, इनको भी आप इंपॉर्टेंट ऑफिस देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देते हैं। इसकी वजह से जो जैनुद्दीन बरनी है, ये लिखने वाले हैं, बरनी अपनी किताब में लिखने वाले हैं जो कि 14th सेंचुरी में आएगी, अपने क्रॉनिकल में लिखते हैं कि जो राजा है उसने अपना पॉलिटिकल जजमेंट का सेंस खो दिया था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस आदमी को किस पोस्ट पे रखना जरूरी है, क्या उनकी कैपेसिटी है, एक खाना बनाने वाला, एक वाइन बनाने वाला इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस किस तरीके से लेगा, क्योंकि उस चीज को उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये सारी चीजें किताब में दी गई हैं। आपके बरनी का जो इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल है उसमें डिस्कस किया गया। यहां तक हमने आपसे बात कर ली। अब एक और बात आप समझिए कि जो खिलजीस और आपके तुगलक्स हैं, ये आपके मिलिट्री कमांडर्स को, गवर्नर्स को अपॉइंट करने वाले हैं और ये गवर्नर्स को टेरिटरीज देने वाले हैं। टेरिटरीज की जो साइज है वो बड़ी या छोटी हो सकती है। अलग अलग कमांडर्स को इस तरीके से साइज के लैंड दे दिए जाते थे, जिनको आप इक्तास कहते हैं। और जो लैंड होल्ड करता था, जिसके नाम पे वो जमीन होती थी, उसको आप इक्तदार या मुक्तिस कहने वाले हैं। ये चीज आपको समझना जरूरी है। आप देखने वाले हैं क्या ड्यूटीज है मुक्ति की। मुक्ति की ड्यूटी होगी कि आपकी मिलिट्री कैंपिंग में वो लीड करेगा, साथ में वो मेंटेन करने वाला है लॉ एंड ऑर्डर अपने इक्ता में, अपना जो एरिया ऑफ लैंड है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला है। साथ में मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जब भी जरूरत पड़ेगी सुल्तान को। अपनी मुक्तिस में या फिर अपने इक्तास में ये रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले हैं। साथ में जो भी असाइंड सैलरीज है, आपकी जो भी मिलिट्री के सोल्जर्स होंगे, उनको सैलरी देने का काम भी यही करते थे। इस रेवेन्यू से ये सैलरीज दिया करते थे। इसी का एक चेंज्ड, एक ट्रांसफॉर्म फॉर्म आपको आगे मनसबदारी में देखने मिलेगा। एक खास बात जो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो इक्तेदार है ये आपका इनहेरिटेड नहीं होता था। ये आप देखने वाले हैं, अगर आपका फादर इक्तेदार है तो उसका बेटा इक्तेदार हो, ये जरूरी नहीं है। ये इनहेरिटेंस वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं था। साथ में आप देखने वाले हैं रेगुलर ट्रांसफर्स होते थे। इक्तास जो है उनको टाइम टू टाइम शिफ्ट कर दिया जाता था, शॉर्ट पीरियड में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से जो आपके इक्तेदार हैं वो पावरफुल नहीं हो पाते थे, वो अपने सिस्टम को कंसोलिडेट नहीं कर पाते थे। ये आपके 2019 में सवाल आया था इक्तास से रिलेटेड, इसलिए आप इसको थोड़ा सा फोकस में रखेंगे। यहां पर आप देखने वाले हैं जो आपकी हार्श कंडीशंस है। हार्श कंडीशंस कब आ गई थी? जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को
मंगोल इन्वेशन का खतरा था, मंगोल इन्वेशन की आशंका थी, उस टाइम पे काफी हार्श कंडीशंस आपके सोल्जर्स के लिए रख दी गई थी। और उनके समय पर भी आप देखने वाले हैं इनके राइन में इन्होंने इक्तदार ने उस हार्श कंडीशन को भी सहा और उस समय भी इन्होंने अपनी सर्विसेज को मेंटेन रखा। साथ में आप देखेंगे इक्तदार के साथ अकाउंटेंट्स हुआ करते थे, जिनका एक काम था ये देखना कि आपका जो स्टेट है उसको सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है वो सही अमाउंट में है कि नहीं, इसको चेक करते थे। और साथ में ये चेक किया जाता था कि सैलरीज प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं। तो आपकी टैक्स के बारे में भी फोकस किया जाएगा, टैक्स को भी ध्यान देंगे अकाउंटेंट्स, और साथ में सैलरीज को भी मॉनिटर करने का काम अकाउंटेंट्स का हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में आप देखने वाले हैं जिस तरीके से हिंटरलैंड्स को अपने कंट्रोल में लाए, उसके साथ आपको समझ में आएगा कि हिंटरलैंड से संबंधित जो भी आपके चिफ्टेंस थे, जो भी आपके सामंती एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, रिच लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, उनको भी यहां पर दिल्ली सल्तनत की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आप देखने वाले हैं किस तरीके से असेसमेंट होता है और कलेक्शन होता है लैंड रेवेन्यू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि मंगोल इन्वेशन के लिए, मंगोल इन्वेशन को डिफेंड करने के लिए इसने काफी इफेक्टिव सिस्टम को डेवलप कर लिया था। आपके जो लोकल चिफ्टेंस हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट को छीन लिया जाएगा और उसके एवज में उनसे कहा जाएगा कि भाई साहब आप भी मुझे रेवेन्यू दीजिए, तो उनको भी फोर्स किया गया टैक्सेस पे करने के लिए। इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मिलने वाला है। आपको देखने मिलने वाला है जो मेजरमेंट ऑफ लैंड होने वाला है वो इफेक्टिव होगा और इसको काफी केयरफुली किया जाता था। केयरफुल अकाउंट्स रखे जाएंगे, बाकायदा लिखा पढ़ी होगी उसकी। जो आपके ओल्ड चिफ्टेंस और लैंडलॉर्ड्स थे इनको काम करना पड़ता था सल्तनत के अंदर रेवेन्यू कलेक्टर्स का, या फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स का काम करेंगे या फिर एसेशन का काम करेंगे कि टैक्स जो आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है या नहीं, इस चीज को भी एक्सेस करते थे। आपके जो टैक्स है वो किस टाइप के होते थे ये भी हमें किताब में देखने मिलता है। आपको समझ में आएगा जो कल्टिवेटेड लैंड है उसको खर्च कहते थे, वहां से आपको 50% प्रोड्यूस देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने 10 बोरे पैदा किए तो उसमें से 5 बोरे जो है वो आपको सल्तनत को देने हैं। आपको जानवर देने पड़ेंगे, कैटल्स देने पड़ेंगे, और आपको हाउसेस, जो आपके हाउसेस है उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपके कैटल्स हैं तो कैटल्स के फॉर्म में टैक्स हो सकता है, और हाउसेस अगर आप बना रहे हैं तो उसके बारे में भी, उससे भी आपको टैक्स मिलेगा। याद करिए सेकंड चैप्टर में हमने चोलास के बारे में पढ़ा था, 400 प्रकार के टैक्सेस, 400 टाइप ऑफ टैक्सेस भी हमने पढ़े थे चोलास में। मकान बनाओ तो टैक्स, पाम ट्री पे अगर सीढ़ियों से चढ़ रहे हो तो टैक्स, इस तरीके के टैक्स आपको यहां पर भी थोड़े बहुत चेंज फॉर्म में देखने मिलने वाले हैं। आप देखने वाले हैं जो लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है ये आपका कंट्रोल से बाहर रहेगा दिल्ली सल्तनत के। उसकी वजह यह थी कि आपके जो दूर दूर के बंगाल हो गए और भी दूर दूर के जो भी प्रोविंसेस हैं यहां तक पहुंचना कठिन था। साथ में आप देखने वाले हैं एनेक्सेशन तो किया गया साउथ का, लेकिन उसके बाद भी ये जो रीजन है वो मोस्टली इंडिपेंडेंट ही रहता है। आप देखेंगे गंगेटिक प्लेन जो है वहां पे काफी ज्यादा फॉरेस्टेड एरिया था और इसकी वजह से पेनिट्रेशन का बहुत बड़ा चैलेंज था। उसको पेनिट्रेट करना, उस जगह को आपके हिंटरलैंड से अलग करके फोर्टिफिकेशन करना, गैरिसन बनाना कठिन काम था। इसी वजह से आपके जो लोकल चिफ्टेंस हैं वो यहां पर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपको समझ में आएगा कि ये बड़ी बड़ी फोर्सेस लेकर जाते थे और इन सारे जो हिंटरलैंड्स हैं, इन सारे लोकल चीफ्स को ये सप्रेस करते थे, इन सबको उखाड़ फेंकते थे और थोड़े समय के लिए ये अपना इफेक्ट, अपना कंट्रोल वहां पर एस्टेब्लिश करते थे। यहां पर इब्ने बतूता की कहानी आती है। इब्ने बतूता जो मोरक्को से संबंधित है, मोरक्को याद रखिए, कैसाब्लंका याद रखिए। मोरक्को बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आपकी, अफ्रीका में है, ये नॉर्दर्न अफ्रीका में है, वेस्ट नॉर्दर्न अफ्रीका में आप देखने वाले हैं मोरक्को। मोरक्को से इब्ने बतूता आते हैं। इब्ने बतूता अपने अकाउंट्स लिखने वाले हैं और यहां पर वो बताने वाले हैं कि आपके पहाड़ों में चिफ्टन्स रहते थे, ऐसे जो छोटे छोटे रूलर्स रहते थे जो अपना किला बनाएंगे और किले के अंदर ये रहने वाले हैं। आप देखने वाले हैं किस तरीके से पथरीले रास्ते हैं, अनइवन रास्ते हैं, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं और बैम्बू ग्रूव्स, मतलब बहुत बहुत मोटे मोटे जो आपके बांस के पेड़ हैं उनके पीछे इनने अपना साम्राज्य बना के रखा है। ये जो बांस के पेड़ है ये हॉलो नहीं हुआ करते थे, बड़ा कठिन था इनको पेनिट्रेट करना क्योंकि बहुत बड़े जगह पर फैले हुए थे आपके बैम्बू ट्रीज। और बैम्बू ट्रीज एक तरीके से एक बाउंड्री का काम कर रहे हैं पूरे साम्राज्य के लिए, और इसके अंदर आपका चिफ्टेंस अपना पर्टिकुलर साम्राज्य, अपना पूरा एरिया फोर्टिफाइड करके बना लेते थे। ये चीज आपको इब्ने बतूता बताते हैं। साथ में ये भी पता चलता है जो आपके चिफ्टेंस हैं ये फॉरेस्ट में रहने वाले हैं और यहीं से ये अपना कैटल्स को मैनेज करेंगे, यहीं पर वो अपना क्रॉप्स को ग्रो करने वाले हैं। पानी की व्यवस्था भी इन्हीं के अंदर हुआ करती थी और आप देखने वाले हैं यहाँ पर रेन वाटर कलेक्ट करने का भी काम होता था, रेन वाटर को भी कलेक्ट किया जाता था। इनको ये पता था कि इनको सबड्यू नहीं किया जाता, इनको हराया नहीं जा सकता है। कब तक? जब तक एक पावरफुल आर्मी ना आए। पावरफुल आर्मी आएगी जब ये पूरे जंगल काटने वाली है तभी जाके हार सकते हैं, क्योंकि ये जो बैम्बू है
और साथ में और भी आपके जो भी ज्योग्राफिकल रीजन्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते थे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते थे डिफेंड करने के लिए अपने आप को। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते थे। मंगोल्स की बात की जाती है, मंगोल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट बन गए थे आपकी दिल्ली सल्तनत के लिए। चंगेज खान ने ट्रांस ऑक्सनिया का इलाका जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न ईरान के आसपास का इलाका है, उसको इन्वेड कर लिया था। ये बात है आपकी 1219 की। तो यहां से आपका डर निरंतर लगा रहता था, लगातार ये डर रहता था कि कभी भी मंगोल जा सकते हैं और दिल्ली सल्तनत पर अपना हमला कर सकते हैं। मंगोल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मंगोल्स आपको हराते नहीं थे, मंगोल्स आपको तबाह कर देते थे। मंगोल अगर किसी गांव में जाएंगे तो वहां की औरतों को रेप कर देंगे और फिर उनको, औरतों को और बच्चों को स्लेव बनाने के लिए लेकर आ जाएंगे, स्लेव मार्केट में बेच दिया करते थे, उनके गांव को जला दिया करते थे और उनके मेन को भी मार दिया करते थे। इस तरीके से चीजें होती थी मंगोल्स के साथ। दिल्ली सल्तनत हमेशा से यही कोशिश करती थी कि हम डिफेंस या ऑफेंस किसी भी तरीके से मंगोल इन्वेशन को रोक पाए। इसमें आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के टाइम पे मंगोल इन्वेशन के बहुत सारे चांसेस थे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी और ये हुआ भी। 2 से 3 बार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल इन्वेशन होते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर भी आपको ये चीज देखने मिलेगी। यहां पर हम बात करेंगे चैप्टर में किस तरीके से दोनों रूलर्स ने इस चैलेंज को एडमिनिस्टर किया, किस तरीके से इस चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार किया, अपनी आर्मी को तैयार किया। तो डिस्कशन में आप देखिए हम टेबल फॉर्म में ये चीज पढ़ने वाले हैं। आप एक तरफ देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक को। आप देखिए किस तरीके से जो दिल्ली में अटैक हुआ 2 बार, ये होता है आपका एक 1299 से 1300 के बीच में और 1302 से 1303 के बीच में। यहां पर जो अलाउद्दीन के मेजर्स थे वो डिफेंसिव थे। इनका यह कहना था अगर हमला होगा तो हम हमले को डिफेंड कर पाए, हम हमले का जो एक्सटेंट है उसको कम कर पाए। इसके लिए एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी डेवलप करने वाले, स्टैंडिंग आर्मी डेवलप करेंगे, साथ में ये नए नए गैरिसन बनाएंगे उस तरफ जहां से इन्वेजन होने का खतरा है या फिर मंगोल्स का आने का खतरा है। इसके साथ आप देखने वाले जो सोल्जर्स हैं उनको फीड किया जाएगा, उनको सैलरीज दी जाएंगी, फिक्स अमाउंट पे ये सारी चीजें होने वाली। और इसके लिए वो टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। आपको मैंने बताया था 50% ऑफ दी जो आपकी क्रॉप की प्रोड्यूस है उसको आपको एज टैक्स देना पड़ता था। दूसरी तरफ जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो जब अटैक की पॉसिबिलिटी आई, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई। इन्होंने आर्मी बनाई और इनने कहा अब हम घर में घुस के मारेंगे। मैं मंगोल्स को जो ट्रांसऑक्सिनिया जो आपका ईरान का इलाका है वहां पे जाके मैं उनसे लड़ने वाला हूं और वहां पे मैं जाकर मंगोल की पूरी फौज को हरा दूंगा। साथ में इन्होंने कहीं भी जो एक तरफ आपके अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन टाउन्स बनाए थे, यहां पर ये गैरिसन टाउन्स नहीं बनाने वाले। यहां पर ये गैरिसन टाउन्स नहीं बनाएंगे। आपकी जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करा दिया जाएगा और आपकी ओल्ड बिल्डिंग्स को खाली करा के दिल्ली की जगह आपका जो कैपिटल है उसको दौलताबाद जो साउथ में है यहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी, इसीलिए इसको अलाउद्दीन जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है इसको कभी कभी पगला राजा भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है पढ़ा लिखा बेवकूफ है, इंटेलिजेंट इडियट भी कहा जाता है इसको। आप देखने वाले हैं टैक्स कलेक्शन की बात करी जाएगी। इन्होंने भी टैक्स बढ़ा दिया था आपके प्रोडक्शन पे और टैक्स जिस समय उन्होंने बढ़ाया उसी समय सूखा पड़ जाता है और ये डबल मार थी, मौसम की मार और साथ में इन्हें टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आप देखेंगे आसपास के इलाके में रेबेलियन जैसा, अनरेस्ट जैसी स्थिति बन जाती है। आप देखिए जो सोल्जर्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इनको कैश में पे किया जाएगा। कैश में पे तो किया जा रहा है, इनका जो इकता सिस्टम है उसको हटा दिया जाएगा, कैश में पे किया जाएगा। लेकिन जो आपके मर्चेंट्स हैं दिल्ली के वो रेट ना बढ़ा पाए, इसीलिए रेट्स को फिक्स कर दिया जाता है। साथ में एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्पाइस था, वो ये देखता था कि अगर मर्चेंट्स कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर तौल में कमी कर रहे हैं या फिर सामान का रेट बढ़ा रहे हैं तो ये खबर अलाउद्दीन खिलजी को सीधा मिला करती थी। उसके पास एक स्पाई सिस्टम था, बच्चों को वो स्पाई की तरह यूज करता था और बच्चे सीधा कांटेक्ट करते थे अलाउद्दीन खिलजी से। अगर अलाउद्दीन खिलजी को इस चीज की खबर मिलती थी तो वो पनिशमेंट्स दिया करता था। एक कहानी बताई गई है, ये जो आपका पीडीएस सिस्टम है ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे डेवलप होता है। एक कहानी बताई गई है कि एक बार एक मर्चेंट ने जो गेहूं है वो कम तोले, तो जितना कम उसने तोला था उतना उसके बॉडी से मसल या फिर उतना उसकी बॉडी से मांस निकाल लिया गया। ये कहानी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की है। दूसरी तरफ आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक को, तो इन्होंने भी सोल्जर्स को आपके कैश में पे किया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहां है कि इन्होंने एक टोकन सिस्टम को चालू कर दिया, टोकन करेंसी के सिस्टम को चालू कर दिया। अब इसमें जैसे आज के समय में पेपर करेंसी यूज होती है उसी तरीके से उन्होंने अपना एक टोकन सिस्टम चालू किया, जिनको इक्विवेलेंट कर दिया, जिनकी वैल्यू को पैक कर दिया गोल्ड और सिल्वर से। और इससे क्या होने लगा, आपके 14th सेंचुरी के पास आप देखेंगे आपका जो भी टैक्स भरा जाएगा, लोग जो क्या करते थे सारा टैक्स आपके टोकन कॉइन्स में भर देते थे, तो सरकार के पास पैसा ही नहीं आ रहा।
साथ में इन टोकन कॉइन्स की कॉपी बनाना बड़ा ही आसान था, तो बहुत सारे कॉपीज बनाई और टोकन कॉइन्स में पूरा टैक्स भर दिया, अपना जो भी सोना चांदी है वो बचा के रख लिया, जिससे आपके जो तुगलक्स हैं उनकी ट्रेजरी पे बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। आगे आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया, तो आप देखने वाले हैं चीप प्राइसेस कर दिए, साथ में एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स मेंटेन किए। इन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स को मेंटेन किया अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो मंगोल थ्रेट है उसको आप प्रिवेंट कर पाए, उसके लिए आप एक प्रॉपर डिफेंस डेवलप कर पाए। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उनकी जो पूरी कैंपेन थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, ये फुल फेलियर थे। यहाँ पर इन्हें देखा किस तरीके से इनकी कैंपेन जो कश्मीर में हुई वो भी एक डिजास्टर हुई। इनका जो सपना था ट्रांसऑक्सिनिया में जाके घर में घुसने का के मानने के लिए जो उन्होंने बड़ी सी फौज बनाई थी, उसको भी इनको डिसबैंड करना पड़ता है। आप देखने वाले हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो लिए उनसे भी कॉम्प्लिकेशंस हुई। टोकन सिस्टम की बात करें या फिर जो कैपिटल शिफ्ट करने की बात थी, दौलताबाद जो उन्हें शिफ्ट कर दिया उसको भी बाद में काफी रिसेंट किया गया, उसकी भी काफी निंदा की गई, उससे भी बहुत सारी परेशानियां हुई। साथ में जब उन्होंने टैक्स रेज किया था तभी आपका जो गंगा यमुना का दोआब है, जो बेल्ट एरिया है, वहां पर फैमान आ जाता है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड रिबेलियन चालू हो जाता है, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। और टोकन करेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया था इनको टोकन करेंसी की वजह से। पर फिर भी अगर देखा जाए तो अप्रोच की बात करें, इवन दो मोहम्मद तुगलक का जो अप्रोच था उसमें फेलियर ज्यादा थे, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ये कहीं ना कहीं ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। ये कोशिश कर रहे थे कि हम उनको घर में घुस के मार सकते हैं, इस तरीके की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ आप देखें अगर, तो जो आपके अलाउद्दीन खिलजी की स्ट्रैटेजी थी वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। तो ये मेजर डिफरेंस रहा आपका। मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो मिलिट्री को ऑफेंसिव तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डिफेंस लाइंस पे डिफेंसिव तरीके से मिलिट्री को स्टार्ट करता है। अब हम बात करें 15th और 16th सेंचुरी में किस तरीके से सल्तनत में बदलाव आना चालू हुए। यहां पर मैंने आपको बताया सैयद और लोदी के बारे में, हमने टाइमलाइन में डिस्कस किया था। ये रूल करने वाले हैं दिल्ली को, और ये रूल करने वाले हैं आगरा से 1526 तक। 1526 में बाबर आएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगा। आप देखने वाले हैं इवन दो जो आपका दिल्ली सल्तनत है वो तो डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट रूलर्स रहने वाले हैं। इंडिपेंडेंट रूलर्स जो आपके जौनपुर में रहेंगे, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, और आपका जो पूरा साउथ का एरिया है, साउथ इंडिया है, वो पूरा इंडिपेंडेंट रहने वाला है, और इसके बावजूद भी काफी फ्लरिश करेगा और काफी डेवलप होगा, काफी प्रॉस्पर करने वाले हैं इनके कैपिटल्स। इसके अलावा बहुत से अलग अलग रूलिंग ग्रुप्स भी आते हैं, नए नए रूलिंग ग्रुप्स आते हैं, जिनमें पर्टिकुलरली राजपूत और अफगान की बात करेंगे। अफगान और राजपूत भी इमर्ज होने वाले हैं इस टाइम पे। आप देखने वाले नई नई स्टेट्स जो है वो एस्टैब्लिश की जाएंगी इसी पीरियड में, जो छोटी तो थी लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। पावरफुल होने के साथ साथ इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होने वाला है वो भी बड़ा शानदार होने वाला है। तो ये चीज आपके कंटेम्परेरी टाइम में दिल्ली सल्तनत के अलावा आसपास के इलाके भी बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे, चाहे आप बात करें अफगान की या राजपूत की या फिर और भी जो साउथ इंडिया में आपके किंगडम से उनकी। 1540 से 1545 की बात करें अगर हम, तो इस 5 साल में आप देखेंगे शेरशाह सूरी नाम का एक राजा आता है, जो बहुत ही शानदार तरीके से आपका मैनेजमेंट करने वाला है अपनी टेरिटरी का। ये बिहार में इनके अंकल थे, और यहां से आपको इवेंचुअली धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और फाइनली बैटल्स होने वाले हैं। बैटल हो गए हुमायूं के साथ, बैटल ऑफ चौसा होता है, और भी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कन्नौज होने वाला है, और ये शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देंगे। हुमायूं को फाइनली जब ये हरा देंगे तो ये मुगल की जो गद्दी है, जो आपका दिल्ली और आगरा है, उस पर ये जाकर तख्त-ए-तौश हो जाएंगे, वहां पर जाके बैठ जाएंगे। आप देखने वाले हैं जो शुर डायनेस्टी है वो काफी कम समय के लिए राइन करने वाली है, काफी कम समय के लिए रूल करने वाली है, सिर्फ 15 साल के लिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जिनको आगे अलाउद्दीन से बोरो किया गया शेरशाह सूरी ने, और इसको शेरशाह सूरी से ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बोरो किए जाएंगे आपके एम्परर अकबर के द्वारा। शेरशाह सूरी ने किस तरीके से आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई, जीटी रोड बनाई, साथ में सराय बनाने का काम है, और भी एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें जो अलाउद्दीन खिलजी से शेरशाह सूरी ने सीखी, वही चीजों को फॉलो आपके एम्परर अकबर करने वाले हैं, और जो अकबर को हेल्प करने वाली है आपके मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने में। अब आप बात करें 3 ऑर्डर्स की, पीस ऑफ गॉड की, जो नाइट्स एंड क्रूसेडर्स हैं, उनकी बात करने वाले। आप अगर इसके बारे में और बेहतर जानना चाहें तो एक मूवी है जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूं, उसका नाम है किंगडम ऑफ गॉड। ये किंगडम ऑफ गॉड मूवी अगर आप देखेंगे, किंगडम ऑफ गॉड, तो आपको बहुत अच्छे से क्रूसेडर्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑर्डर्स की बात की गई, जिस तरीके से, याद करिए मैंने आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी, 6 क्लास की एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ पर वर्ण सिस्टम आने वाला है। वर्ण सिस्टम में मैंने आपसे बात की थी ब्राह्मण्स की, क्षत्रिय की, साथ में मैंने वैश्य एंड शूद्र की बात की थी। ये 4 वर्ण बताए थे।
फ्रांस में आपको 3 ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। 3 ऑर्डर्स में आपके पहले आदमी वो है जो पूजते हैं, जो प्रेयर करते हैं, वो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो था जो लड़ते हैं, जो फाइटिंग क्लास है वो, और तीसरा वो था जो खेती करते हैं, वो तीसरा ऑर्डर था। इस तरीके से आपकी सोसाइटी डिवाइडेड थी 3 आपके क्लासेस में या 3 ऑर्डर्स में। ये 3 ऑर्डर्स काफी इफेक्टिवली चल रहे थे और यहां पर आपकी चर्च के सपोर्ट से इनको कंसोलिडेट भी किया जा रहा था और ये सोसाइटी बढ़िया तरीके से चल रही थी। थोड़े समय बाद आप देखने वाले हैं यहां पर आपको इमरजेंस देखने वाला है नाइट्स का। नाइट्स नाम की एक चीज जो कि एक नए वॉरियर ग्रुप्स थे, इनका इमरजेंस होता है और जब इनका इमरजेंस होने वाला है तो चर्च इनको पैट्रोनाइज करने वाला है। चर्च इनसे कहेगा अपनी आपस की लड़ाइयां छोड़ो, अपनी आपस की लड़ाइयां छोड़ो और शांति बनाए रखो, और देश आप लड़ने वाले हो पीस ऑफ गॉड के लिए, आप भगवान की शांति, जो भगवान शांति की बात करता है उसके लिए आप लड़ने वाले। और यहां पर कहा जाता है ये जो वॉरियर्स हैं इनसे कहा जाएगा ये जो मुस्लिम्स हैं इनने जो ईश्वर की सिटी है, जो सिटी ऑफ जेरूसलम है जहां पर भगवान ने जन्म लिया था, उस सिटी को मुस्लिम्स ने कैप्चर कर लिया है। तुम जाओ अपनी कैंपिंग करो और इस जो पूरी सिटी है इस सिटी को आप खाली करा के लाओ। इस सिटी को आपको क्रिश्चियंस के कंट्रोल में लेके आना है और इसी कैंपिंग को क्रूसेड कहा जाता है। यही कैंपिंग जो हुई इसको आप क्रूसेड कहते हैं और यहां पर आप देखने वाले हैं इसको सर्विस ऑफ गॉड कहा गया। आपसे कहा गया कि आप भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं और चर्च इस चीज को काफी अच्छे से मैनेज करता था और इन चीजों को काफी सपोर्ट करता था। इसकी वजह से आप देखेंगे जो स्टेटस ऑफ नाइट्स है, नाइट्स का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और आप देखने वाले हैं 11th सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे कितना ज्यादा एलिवेट हो जाता है इनका स्टेटस। आप देखने वाले हैं उसके बाद जर्मनी में भी इस चीज के ओरिजिन होने वाला है, वॉरियर्स का ओरिजिन होने वाला है। और फाइनली 12th सेंचुरी में आप देखने वाले हैं जो भी तमाम नोबल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नोबल्स हुआ करते थे, वो भी अपने आप को नाइट्स कहलाने के लिए बेताब हो गए। वो भी चाहते थे कि उनको नाइट्स कहलाया जाए। नाइट्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे उस समय, धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे आपके नाइट्स। आपने पढ़ा होगा नाइट्स के बारे में, आपने सुना होगा नाइट टेम्पलार्स के बारे में। इस तरीके से बहुत सारे नाइट्स थे जो अपने सफेद कलर के कपड़े पहनते थे और उनके जो ड्रेस होती थी उसके ऊपर इस तरीके का क्रॉस बना रहता था सामने। तो नाइट्स बहुत ही पॉपुलर थे उस टाइम पे फ्रांस में और नाइट्स जो आपके नोबल्स थे वो नाइट्स बनने का प्रयास करते थे। अगर उनको नाइट्स कहलाया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट और प्राइड की बात हुआ करती थी। अब हम टेक अवेज में परंपरा अनुसार डिस्कस करते हैं 2 सवाल। ये सवाल आप चाहें तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इनके आप जवाब लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको चर्चा करके बताऊंगा, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए चैप्टर में, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है व्हाट वेर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट द मुक्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज, व्हाट डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए, मुक्तिस को क्या कहा जाता था। आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उसी रेवेन्यू से आपको सैलरीज देनी है और इन ये अपना काम अच्छे से करें, ये इंश्योर करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट लगा दिया जाता था जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है कि नहीं ये देखना, साथ में रेवेन्यू प्रॉपर कलेक्ट हो रहा है और सैलरीज दी जा रही है कि नहीं ये देखना। तो ये आपका हो गया मुक्तिस का जो भी काम है उसको इंश्योर कैसे करते थे ये मैंने बता दिया। साथ में आप देखेंगे ऐसा क्यों देखा जाता था, ऐसा क्यों माना जाता था कि आपके मुक्तिस जो है ये अपने ऑर्डर को डिफाई कर सकते। तो इसका सीधा सीधा रीजन आपको पास्ट में मिलता है। जो सामंत थे, सामंत शुरू में क्या करने वाले हैं, सामंत भी इस तरीके से पीस ऑफ लैंड पर अपना कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे ये पावरफुल होते जाएंगे, वेल्दी होते जाएंगे और ये फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। ये चीज ना हो पाए इसीलिए आपके सुल्तान जो है इनको मॉनिटर किया करते थे और इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखा करते थे। दूसरा सवाल है व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली सल्तनत। आप देखने वाले ये चीज हमने बहुत अच्छे से एक टेबल फॉर्म में, चाहे आप बात करें अलाउद्दीन खिलजी की या फिर आप बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, दोनों के केस में हमने डिस्कस किया है। आप चाहें तो आप पुरानी स्लाइड्स देख के यहां से इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। यहां पर हमने